गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए CC9 पेपर के यूनिट 5 से एक नया ऑडियो कंटेंट लेकर आया हूं। इस ऑडियो कंटेंट का टाइटल होगा अल्टरनेटिव टू इम्प्रिजमेंट और सब टाइटल में होगा पैरोल। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में विश्व स्तर पर अपराध, दंड और न्याय के परंपरागत मान्यताओं में अनेकों बदलाव आने प्रारंभ हुए। मध्ययुगीन मान्यताओं की छाप लिए दंड के प्रतिशोधात्मक और भयोत्पादक सैद्धांतिकरण अब प्रचलन से बाहर किए जाने लगे और उसका स्थान सुधारात्मक वैचारिकी लेना प्रारंभ किया। इस विचारधारा में अपराध के सामाजिक सांस्कृतिक कारकों को अधिक महत्व देते हुए न सिर्फ जेलों को एक सुधारवादी और उपचारवादी संस्था के रूप में रूपांतरित होने को बाध्य किया गया, बल्कि मानवीय पक्षों को अधिक महत्व प्रदान करते हुए जेलों के विकल्प के तौर पर सामुदायिक उपचार संस्थाओं को भी विकसित करने का प्रयास किया गया। इन संस्थाओं में परिवीक्षा, पैरोल, खुली जेल और उत्तर रक्षा सेवाएं भारत में अपेक्षाकृत अधिक लोकप्रिय हुई। तो यह हुई एक इंट्रोडक्शन की बात। ये मैंने शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया। इससे संबंधित आपको पिछले ऑडियो कंटेंट में भी मैंने इसको और बताया था, अभी मैंने इसको शॉर्ट कर दिया। अब आते हैं पैरोल क्या है। अंग्रेजी का पैरोल शब्द ओल्ड फ्रेंच भाषा से बोरो किया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ओल्ड फ्रेंच में औपचारिक प्रतिज्ञा या वचन। अंग्रेजी में कहते हैं फॉर्मल प्रॉमिस या वर्ड। वर्तमान में भी इस शब्द का प्रयोग कैदियों द्वारा कुछ निश्चित शर्तों को पूरा करने की प्रतिज्ञा के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। एक कैदी जब पैरोल की शर्तों के अनुपालन हेतु अपनी स्वीकारोक्ति को अभिव्यक्त करता है, तभी उसे जेल से कुछ समय के लिए छोड़ा जाता है। पैरोल की अवधि पूरी होने पर कैदी को पुनः जेल में वापस आ जाना पड़ता है। पैरोल में निर्धारित शर्तों के उल्लंघन की दिशा में उसे समय पूर्व जेल में भेज दिया जाता है तथा दोबारा उसकी पैरोल को स्थगित रखा जाता है। पारंपरिक दृष्टि से पैरोल को एक कैदी का अधिकार न मानकर थोड़े समय के लिए रिहाई का विशेषाधिकार माना जाता है। अब हम अगले सेगमेंट में आते हैं, हिस्ट्री ऑफ पैरोल। 19वीं सदी के मध्य तक ज्यादातर सजा याफ्ता अपराधियों को उसके अपराध के तुल्य एक निर्धारित सजा, जिसको कहते हैं फ्लैट या डिटर्मिनेट सेंटेंस, दी जाती थी, जो उसे जेलों में लगातार रहकर काटनी पड़ती थी। परंतु इसका एक प्रभाव यह हुआ कि जेलें भीड़ से भरने लगीं और कई बार प्रशासकों को सामूहिक क्षमादान की घोषणा करनी पड़ती। अब रखने का जगह ही नहीं होता था तो सामूहिक क्षमादान देने लगते थे। जेलों में जो वार्डन लोग जो नियुक्त होते थे वे भी अपने प्रयास करते थे और जेलों में नई जगह बनाने के लिए रैंडम आधार पर कुछ कैदियों को रिहा करवाने की अनुशंसा करते रहते थे। आरंभिक पैरोल व्यवस्था को विकसित किए जाने का श्रेय इंग्लैंड निवासी कैप्टन अलेक्जेंडर मैकोनोकी का स्पेलिंग देख लो, MACONOCHIE, एवं आयरलैंड निवासी सर वॉल्टर क्रॉफ्टन CROFTON को जाता है। 1840 में मैकोनोकी को ऑस्ट्रेलिया के तट के पास स्थित नॉरफॉक द्वीप में जो कुख्यात ब्रिटिश दंड कॉलोनी या इंग्लिश पीनल कॉलोनी थी में गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया। यह लगभग उसी तरह की कॉलोनी थी जैसे भारत में सुना होगा आपने काला पानी, जो बीच समुद्र में था और मेन जो मुख्य भूभाग से दूर होता था। ऐसी ही कॉलोनियां अंग्रेजों ने पूरी दुनिया में विकसित कर रखी थी टापुओं पर, जहां के कुख्यात कैदियों को ये लोग वहां भेज के रखते थे। उस समय इंग्लैंड के अपराधियों को यहां रखा जाता था। मैकोनोकी ने यहां आकर सबसे पहले निर्धारित सजा, जिसको फ्लैट सेंटेंस कहते हैं, कि उसकी व्यवस्था को समाप्त किया तथा कैदियों के लिए एक अंक प्रणाली, मार्क्स सिस्टम को शुरू किया, जिसमें कैदी अपने कठोर परिश्रम के आधार पर अंक उपार्जित करते थे, जिसके आधार पर उनकी सजा को कम कर पूर्व रिहाई दी जाती थी। मतलब ज्यादा अंक है तो और जल्दी रिहाई होगी।
दूसरे जो व्यक्ति हैं सर वॉल्टर क्रॉफ्टन ने भी 1854 में कुछ ऐसा ही प्रयास तब शुरू किया जब उन्हें आयरलैंड की जेल व्यवस्था में प्रशासक नियुक्त किया गया। इनका विश्वास था कि जेल की अवधि मनमानी या आर्बिट्ररी न होकर के अपराधी के पुनर्वास से अंतः संबंधित होनी चाहिए। इन्होंने दासत्व आधारित सजा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सर्विट्यूड पिनल, को 3 श्रेणियों में विभक्त किया। कठोर कारावास, दूसरा अनिर्धारित सजा जिसको कहते हैं इनडिटर्मिनेट पनिशमेंट, और तीसरा है छुट्टी का टिकट जिसको कहते हैं टिकट ऑफ लीव। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इनडिटर्मिनेट पनिशमेंट। ये दरअसल में हम लोग अब तक 3 तरह के थियरी से परिचित रहे हैं, रिट्रीब्यूटिव थियरी, डेटरेंट थियरी और रिफॉर्मेटिव थियरी। इसके बाद के जो लोग हैं उन्होंने एक और थियरी डेवलप किया था जिसको कहा जाता है ह्यूमनिस्टिक थियरी। इस थियरी की जो मान्यता है कि अपराधी को तभी तक जेल में रखा जाना चाहिए तब जब तक कि उसका उपचार पूरा न हो, और ये पहले से किसी को पता नहीं होता है कि उसका उपचार कितने दिन में होगा। इसलिए सजा की जो अवधि है वह फिक्स्ड न होकर के फ्लोटिंग होना चाहिए। तो इन तीनों श्रेणियों में जो अभी हमने चर्चा की, कठोर कारावास, इनडिटर्मिनेट पनिशमेंट और टिकट ऑफ लीव, ये तीनों श्रेणियों में से जो बीच वाली थी अनिर्धारित सजा, उससे संबंधित जो व्यवस्था को वॉल्टर क्रॉफ्टन महोदय ने एडॉप्ट किया और बाद में इसको पूरे आयरलैंड में लागू किया गया। और यहाँ पर अपराधियों को जेलों में अच्छे चाल चलन और कठोर परिश्रम के द्वारा अर्जित अंकों के आधार पर या तो सजा की अवधि को कम कर दिया जाता था या फिर उनको कुछ कुछ समय की छुट्टी दी जाती थी ताकि वह समुदाय में कुछ वक्त निर्धारित शर्तों के अधीन बिता सके। एक और विद्वान है जिनका नाम है जेबुलोन ब्रॉकवे, ZEBULON BROCKWAY, जो अमेरिका के मिशिगन प्रांत के दंड विज्ञानी थे, ने अमेरिका में पैरोल व्यवस्था को प्रारंभ किया। 1876 में इनको एल्माइरा ELMIRA रिफॉर्मेटरी में सुपरिटेंडेंट बनाया गया था, जहां इन्होंने किशोर अपराधियों को एक स्वयंसेवी अभिभावक के निरीक्षण में पैरोल देना शुरू किया, जिसकी मासिक कंडक्ट रिपोर्ट वह अभिभावक को जमा करनी पड़ती थी। भारत में पैरोल व्यवस्था प्रिजन एक्ट 1894 तथा प्रिजनर्स एक्ट 1900 के अलावे राज्यों के अधीन स्थानीय स्तर पर निर्मित जेल अधिनियमों द्वारा संचालित की जाती है। प्रिजन एक्ट 1894 के सेक्शन 5B में इसकी व्याख्या की गई है। इसमें कहा गया है कि पैरोल सिस्टम मीन्स द सिस्टम ऑफ रिलीजिंग प्रिजनर्स इन जेल ऑन पैरोल बाय सस्पेंशन ऑफ देयर सेंटेंसेज इन अकॉर्डेंस विद द रूल फॉर द टाइम बीइंग इन्फोर्स्ड। तो ये एक डेफिनेशन हम लोग को मिल जाता है यहाँ पर। तो हमारे यहाँ जो एक्ट है 1894 और 1900 का एक्ट है, उसमें ये पैरोल की एक परिभाषा मिल जाती है। हम चाहें तो इसको अपनी परिभाषाओं के क्रम में रख सकते हैं। इसके अलावा कुछ विद्वानों की परिभाषा पर भी हम लोग कंसंट्रेट करेंगे। M.A. इलियट की परिभाषा है, पैरोल may be defined as conditional release of the prisoner from a prison or reformatory prior to the expiration of his sentence on the recommendation of parole authority। अर्थात पैरोल को कारागार या सुधार गृह से कैदी की सशर्त रिहाई के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो उसकी सजावधि के पूरा होने से पहले पैरोल अधिकारी की अनुशंसा पर प्रदान की जाती है। दूसरी परिभाषा हम लेते हैं मार्जोरे बेल की, MARJORIEBEL, a method of selectively releasing an offender from an institution prior to the completion of his maximum sentence subject to conditions specified by the paroling authority। अर्थात पैरोल किसी संस्था से किसी अपराधी को मुक्ति देने के लिए चुनाव करने की प्रक्रिया है, जबकि अभी उसकी सजा पूरी होनी या समाप्त होनी बाकी हो। शेष अवधि में उसे पैरोल अधिकारी द्वारा निर्धारित दशाओं में रहना पड़ता है।
एक और परिभाषा ले लेते हैं कैम्ब्रिज डिक्शनरी से। ये परिभाषा में कहा गया है, पैरोल इज अ परमिशन फॉर अ प्रिजनर टू बी रिलीज्ड बिफोर देयर पीरियड इन प्रिजन इज फिनिश्ड, कॉमा विथ द एग्रीमेंट दैट दे विल बिहेव वेल। अर्थात पैरोल एक कैदी के जेल से रिहाई की अनुमति है जो उसके द्वारा भविष्य में अच्छे व्यवहार करने के समझौते की शर्तों के अधीन उसकी सजा की मियाद पूरी होने से पहले ही प्रदान कर दी जाती है। उपरोक्त सभी परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि पैरोल कैदियों के सुधार और उपचार की एक व्यवस्था है जिसमें कुल दंड अवधि का एक निश्चित भाग, जो सामान्यतः 1/3 होता है, जेल अथवा सुधारात्मक संस्था में काटने पर एक कैदी को अच्छे व्यवहार बनाए रखने या कायम रखने संबंधी कुछ शर्तों पर समाज में रहने के लिए मुक्त कर दिया जाता है। रिहाई की शर्तों के उल्लंघन पर प्रारंभिक दंड पुनः प्रत्यावर्तित कर दिया जाता है। पैरोल को कुछ अर्थों में सशर्त क्षमा कंडीशनल पार्डन से भी संबंधित किया जाता है, परंतु यह सिर्फ इसके एक पक्ष को ही इंगित करता है। सशर्त क्षमा एक सामान्य शब्द है जो दंड की अन्य विधियों में भी प्रयुक्त होती है। इसमें सामान्यतः दोष संबंधी छूट, जिसको कहते हैं गिल्ट रिमिशन, भी पाया जाता है, परंतु पैरोल में अपराध दोष से छुट्टी नहीं मिलती है या छूट नहीं मिलती है, बल्कि पैरोल अवधि में वह जेल के परोक्ष नियंत्रण में ही होता है। जेल से बाहर वह निर्धारित नियमों के तहत व्यवहार करता है तथा पैरोल ऑफिसर के नियंत्रण में रहता है। उसके दंड को समाप्त नहीं माना जाता तथा अवधि पूरी होने तक एक तरह की आरक्षक या पुलिसिंग व्यवस्था से नियंत्रित होता रहता है। उल्लंघन की दशा में वापस जेल भेज दिया जाता है तथा नए गुनाह के लिए मुकदमा भी चलाया जाता है। पैरोल की धारणा का स्रोत दंड का मानवतावादी दर्शन, इसकी चर्चा हमने थोड़ी देर पहले भी की है, जो सुधारवादी दर्शन की अगली कड़ी के रूप में जाना जाता है। इसमें निर्धारित सजा या फ्लैट या डिटरमिनेट सेंटेंस की जगह अनिर्धारित सजा, इनडिटरमिनेट सेंटेंस को महत्ता प्रदान की जाती है। इसके तहत यह विश्वास किया जाता है कि हर कैदी में सुधार एक समान गति से नहीं होता, अतः तीव्र सुधार प्रक्रिया को अपनाने वाले कैदियों की सजा में छूट दी जानी चाहिए। इस छूट का ही एक साधन पैरोल है। पैरोल व्यवस्था के संदर्भ में उपरोक्त विवेचन के आधार पर इसके 4 मुख्य तत्वों का पता चलता है। पहला तत्व है कारावास के दंड के लगभग 1/3 भाग को पूरा करने के बाद कारागार से रिहाई। दूसरा है अच्छे व्यवहार की शर्तों को कैदी पर लागू किया जाना। तीसरा है कारागार अथवा सुधार संस्था द्वारा प्रतिनियुक्त पैरोल अधिकारी के आरक्षी नियंत्रण में रहना। और चौथा है शर्तों के उल्लंघन की दशा में पैरोल छूट का समाप्त होना तथा कैदी की पुनः जेल वापसी। अब हम आते हैं कि भारत में पैरोल आवेदन करने की न्यूनतम अर्हता या मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है, माने क्या क्या योग्यता होगा एक कैदी के पास ताकि वो पैरोल के लिए अप्लाई कर सकेगा। इसमें पहली अर्हता है, पहला है कारावास की कुल अवधि का कम से कम 1/3 उसने पूरा कर लिया हो। दूसरा है एक कैदी के रूप में बिताए जा चुके दिनों में किए गए व्यवहार और आचरण की सकारात्मक रिपोर्ट उसके पास हो। तीसरा है सजा की अवधि का अत्यंत लंबा होना या सामान्यतः 7 साल से अधिक का होना। चौथा है कई राज्यों ने कम अवधि वाले कैदियों को भी पैरोल देने की व्यवस्था की है, जैसे राजस्थान वगैरह राज्य हैं जहां थोड़ा कम अवधि 7 साल से कम अवधि भी रहता है तो उसको भी पैरोल दिया जाता है। पांचवा है किसी आपातकाल में जेल प्रशासन थोड़ी अवधि का इमरजेंसी पैरोल भी दे सकता है। अभी हाल में कोरोना के मद्देनजर 23 मार्च 2020 को सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार अभी हाल में कई राज्यों ने कैदियों की जेलों में भीड़ को कम करने के लिए छोटी अवधि का आपातकालीन पैरोल दिया है। छठा है पैरोल पर रिहा होने के समय एक अच्छे व्यवहार से संबंधित
शर्तनामे पर एक कैदी को हस्ताक्षर करना पड़ता है। और सातवां है पैरोली को पैरोल अवधि में निकटतम थाने या निर्दिष्ट अधिकारी के पास एक निश्चित अंतराल पर हाजिरी के लिए उपस्थित होना पड़ता है। तो ये 7 जो है, कम से कम ये 7 शर्तें होती हैं उसमें, तभी वो पैरोल के लिए अप्लाई करता है या फिर पैरोल उसका ग्रांट होता है। अब हम आते हैं कि पैरोल व्यवस्था के तहत भारत में एक पैरोली को पैरोल अवधि में किन किन नियमों और शर्तों का पालन करना पड़ता है। तो पहला, पैरोली मादक द्रव्यों, उत्तेजक पदार्थों का न तो सेवन करेगा और न ही उसके विक्रय स्थल पर जाएगा। दूसरा, विरोधी पक्ष माने जिसने उस पर केस करके जेल भिजवाया था, विरोधी पक्ष के किसी व्यक्ति को न तो हानि पहुंचाएगा और न ही इस तरह के षड्यंत्र में शामिल होगा। तीसरा, पैरोली हथियार नहीं रखेगा तथा वह किसी पशु का शिकार अथवा हत्या नहीं करेगा। चौथा, वह कानून पालक तथा अच्छे नागरिक के रूप में जीवन बिताएगा। पांचवा, अन्य अपराधियों से वह नहीं मिलेगा तथा उनसे कोई रिश्ता नहीं रखेगा। छठा, वह जुआ तथा अन्य गंदी आदतों जैसे वेश्यावृत्ति से स्वयं को बचाएगा। सातवां, वह देर रात तक अपने निर्दिष्ट स्थान से बाहर नहीं रहेगा तथा बिना आज्ञा के स्थान को नहीं छोड़ेगा। आठवां, पैरोली अपना पेशा या नौकरी नहीं बदल सकता, परंतु अगर ऐसा करना जरूरी हो तो वह इसकी अनुमति लेगा। नौवां, बिना अनुमति के विवाह नहीं करेगा। 10वां, आश्रितों की देखभाल करेगा तथा समय समय पर अपने पैरोल अधिकारी को रिपोर्ट करेगा। यदि पैरोली द्वारा उक्त नियमों और शर्तों को तोड़ा जाता है तो उसे न्यायालय न भेजकर पुनः जेल भेज दिया जाता है, जहां शेष सजा को पूरा करना पड़ता है। ऐसे भगोड़े कैदी को दोबारा कभी पैरोल नहीं दिया जाता। पैरोल अवधि में यदि कोई नया अपराध हुआ करता है तो उस पर पुनः मुकदमा चलाया जाता है तथा बाद की सजा अवधि में भी उसे कभी पैरोल नहीं दिया जाता। इसके अलावा प्रिजनर्स अधिनियम के तहत पैरोल उल्लंघन की सजा भी उसको भुगतनी पड़ती है। अब आते हैं कि भारत में कितने तरह के पैरोल दिए जाने की व्यवस्था है। तो भारत में 2 तरह के पैरोल दिए जाने की व्यवस्था है। वो प्रिजन एक्ट 1894 और प्रिजनर्स एक्ट 1900 के अंतर्गत ये 2 तरह का पैरोल दिया जाता है। पहला है कस्टडी पैरोल। कस्टडी पैरोल आकस्मिक परिस्थितियों जैसे परिवार में किसी सदस्य की अचानक मृत्यु, गंभीर बीमारी, करीबी नातेदार की शादी, अन्य शुभ अवसर पर अधिकतम 6 घंटे के लिए दिया जाता है। और कस्टडी पैरोल की समयावधि में कैदी के साथ पुलिस जाती है, साथ में उसके साथ बनी रहती है ताकि उससे किसी और को या समाज को या उसको कोई खतरा न हो। और पुलिस उसे निर्धारित स्थान पर ले जाती है, उसे समय सीमा के अंदर वापस कारागार में भी ले आती है। इस प्रकार का पैरोल स्थानीय पुलिस स्टेशन के वेरिफिकेशन तथा जेल सुपरिटेंडेंट के निर्णय के अधीन होता है। बाद में इस तरह के पैरोल अर्जी को उच्च अधिकारियों से अप्रूव करा लिया जाता है। क्योंकि ये अचानक दिया जाता है, इसलिए जेल सुपरिटेंडेंट जो है स्थानीय थाने को के अप्रूवल के आधार पर दे देता है, लेकिन बाद में इस तरह के पैरोल को बाद में अप्रूवल हायर अथॉरिटी या होम डिपार्टमेंट से कराना पड़ता है। दूसरा है रेगुलर पैरोल, नियमित पैरोल। ये 2 तरह का होता है, एक कहलाता है टेम्पररी और दूसरा कहलाता है परमानेंट। तो पहले हम बात करते हैं टेम्पररी की। तो अस्थायी प्रकार का पैरोल सामान्यतः 1 महीने के लिए दिया जाता है, परंतु कुछ केस में इसे बढ़ाया भी जाता है। अस्थायी पैरोल उन कैदियों को दिया जाता है जिन्होंने कम से कम 1 साल कारागृह में बिता लिया है। दूसरा है परमानेंट। परमानेंट या अस्थायी प्रकार का पैरोल वैसे कैदियों के लिए है जिन्होंने काफी लंबी सजा पाई होती है और जिन्होंने अच्छे आचरणों के साथ अपनी सजा का एक बहुत बड़ा हिस्सा कारागृह में बिता लिया होता है। ऐसे कैदियों को शर्तों के अधीन पैरोल अधिकारी के नियंत्रण में सजा की शेष अवधि के लिए पैरोल पर रिहा कर दिया जाता है। रेगुलर टेम्पररी पैरोल साल में ज्यादा से ज्यादा 2 बार दिया जा सकता है।
कुछ अति विशिष्ट मामलों में कभी कभी यह 2 से अधिक बार भी दिया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय के दौरान सलाह दी थी कि अच्छे आचरणों वाले कैदियों को बिना किसी कारण के भी या बिना मांगे भी साल में 2 सप्ताह की पैरोल दी जानी चाहिए, ताकि वह अपने परिवार और समाज से जुड़ा रहे और उसका मानसिक संतुलन भी बना रहे। इसका एक लाभ यह भी संभावित है कि इससे कैदी में जीने की और परिवार के पास जाने की इच्छा जागृत हो जाती है, जिससे कि वह अपना व्यवहार सामान्य बनाए रखता है तथा भविष्य में भी अपराध से दूर हो जाता है। फिर भी अधिनियमानुसार रेगुलर जो पैरोल है वह निम्नांकित आधारों पर अप्लाई किया जा सकता है या उसको ग्रांट किया जा सकता है। इसमें पहला आधार है कि कैदी अपने परिवार व रिश्तेदारों के किसी भी शोक या उल्लास में शामिल होने के लिए यह ले सकता है। दूसरा है परिवार में कोई मुसीबत, जैसे अपनों की कोई बीमारी, दुर्घटना और उसमें कोई सेवा करने वाला न हो तो उसकी देखभाल के लिए। तीसरा, परिवार के लिए आर्थिक संसाधन जुटाने के लिए, जैसे खेती व्यवसाय के लिए, जैसे फसल काटने का सीजन है तो मांगा जा सकता है, बीज बोने का सीजन है तो मांगा जा सकता है। चौथा है बैंक अकाउंट संबंधी कोई काम हो, संपत्ति बेचने का काम हो, संपत्ति ट्रांसफर करने का काम हो या फिर वसीयत करने का या विल करने का काम हो। पांचवा है बकाये सरकारी कार्य को करने के लिए, अगर वो किसी सरकारी पद पर था या कोई सरकारी लायबिलिटी थी तो उस कार्य को करने के लिए भी उसको पैरोल दिया जाता है। छठा, संपत्ति संबंधी विभाजन या अन्य कोई पारिवारिक विवाद हो तो उसको सुलझाने के लिए भी उसको जो है पैरोल दिया जाता है। सातवां, अगर उसको संतान नहीं है तो पत्नी की रजामंदी से संतानोत्पत्ति के लिए भी पैरोल दिया जाता है। आठवां है प्राकृतिक आपदा के समय परिवार की रक्षा हेतु, जैसे भूकंप से हुई क्षति इत्यादि के समय उसको पैरोल दिया जाता है। नौवां है पत्नी की डिलीवरी के समय उसको मदद करने हेतु भी पैरोल दिया जाता है। और इसके अलावा कुछ और भी आधार होते हैं जिसको अगर सही मानता है जेल प्रशासन तो उसको वो अप्रूव करता है। कुछ खास अपवाद भी हैं कि ये खास तरह के कैदी हैं जिसको पैरोल नहीं दिया जाता है। तो इसमें खास तरह के कैदी हैं और वो खास अपवाद है। उसमें पहला है कि जेल के अंदर अनुचित व्यवहार करने वाले कैदी कभी नहीं पैरोल मिलेगा। दूसरा, राज्य के हितों के विरुद्ध काम करने वाले या काम कर चुके कैदी। तीसरा, राष्ट्रीय सुरक्षा को चुनौती या खतरा प्रस्तुत कर चुके कैदी। चौथा, एक से अधिक हत्या करने वाले, बलात्कार के साथ हत्या करने वाले, बच्चों के साथ बलात्कार करने वाले, ये सब जो कैदी हैं उनको भी नहीं ये मिलता है पैरोल। और अभारतीय कैदी जो दूसरे देश के भारत में पकड़ा करके जेल में बंद है उसको भी पैरोल नहीं दिया जाता है। अब हम आते हैं कि प्रोसीजर क्या है पैरोल पाने का, क्या प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं पैरोल पाने के लिए। तो सजा याफ्ता कैदी को पैरोल स्वीकृत करने का दायित्व एक उच्च स्तरीय समिति का होता है जिसे पैरोल बोर्ड कहते हैं। यह राज्य सरकार के गृह विभाग के द्वारा गठित होता है तथा अपनी अनुशंसा गृह विभाग को ही सौंपता है। सबसे पहले एक कैदी को पैरोल पाने के लिए जेल सुपरिटेंडेंट को विधिवत आवेदन देना पड़ता है। जेल के नियमानुसार एक कैदी के चाल चलन की रिपोर्ट के आधार पर विशेष अभियुक्ति देते हुए जेल सुपरिटेंडेंट उस अर्जी को गृह विभाग को फॉरवर्ड करता है। पैरोल प्राप्त करने की प्रक्रिया को निम्न चरणों में हम देख सकते हैं। पहला चरण है कैदी के मन में पैरोल पाने की इच्छा का होना और इससे संबंधित आवेदन का प्रस्तुत किया जाना। दूसरा है जेल सुपरिटेंडेंट द्वारा संबंधित थाने से कैदी की रिपोर्ट, केस हिस्ट्री, चरित्र संबंधी रिपोर्ट तथा मेडिकल रिपोर्ट आदि को मंगाकर उसे संलग्न कर अपनी अभियुक्ति के साथ गृह विभाग को अग्रेसित करना। तीसरा है तत्पश्चात आवेदन पैरोल बोर्ड के समक्ष रखा जाना। चौथा है पैरोल बोर्ड की अनुशंसा के आधार पर निर्णय लिया जाना। ये 4 चरण में हमने आपको बताया, लेकिन ये हर राज्य में ये थोड़ा थोड़ा अलग है। कई राज्यों में इससे ज्यादा भी स्टेज में ये प्रोसेस चलता है।
और कई राज्यों में सिर्फ 4 ही स्टेज में यह काम खत्म हो जाता है। तो अब एक नया सेगमेंट है, इसमें हम आते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स पर या इम्पोर्टेंस पर कि पैरोल व्यवस्था का क्या महत्व है। तो पहला महत्व है लंबी अवधि के बंदियों में निराशा और कड़वाहट के दृष्टिकोण एवं कुंठाओं पर रोक लगाना। दूसरा है बंदियों को खास जरूरत हेतु एवं संकट काल में अपने परिवार के सदस्यों के साथ रहने के योग्य बनाना, जैसे परिवार में विवाह, मृत्यु, खेती, व्यवसाय इत्यादि के मामले हैं। तीसरा है कैदियों की अन्य सामाजिक कानूनी जरूरतों को पूरा करने में भी यह मददगार साबित होता है। चौथा है कैदियों को समय समय पर अपने परिवार और समाज के साथ रहकर निरंतर संबंध स्थापित करने का मौका मिलता है, ताकि उसका परिवार और वह एक दूसरे को याद रखे तथा परस्पर निर्भरता को महसूस करे। पांचवा है उसकी यौन प्रवृत्तियों को पूरा करने का अवसर देकर उसको चरित्रहीन और पथभ्रष्ट होने से भी यह बचाता है। छठा है पैरोल व्यवस्था कैदियों में क्रमिक सुधार लाता है। इसकी मदद से वह जेल प्रशासन को अपना सहयोगी तथा मददगार मानने लगता है तथा उसकी कानून अनुपालन की क्षमता बढ़ जाती है। सातवां है पैरोल जेलों में भीड़ को भी कम करता है, जिससे प्रशासन को भी सहूलियत होती है। आठवां है यह कैदियों को समय समय पर छोड़कर जेल के नकारात्मक प्रभावों को कम करता है तथा समुदाय में उसके रचनात्मक कार्य हेतु उसको उपलब्ध कराता है। नौवां है पैरोल का दिया जाना यद्यपि एक प्रशासनिक और अर्ध प्रशासनिक क्रियाविधि है, फिर भी यह न्यायिक उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति में सहायक है। चूंकि न्यायालय से एक अपराधी को सजा मिलती है जिसका एक उद्देश्य अपराधी को सुधारना भी होता है, परंतु सजा में छूट देना, पैरोल देना इत्यादि कार्य जो न्यायोत्तर एजेंसियां या पोस्ट जुडिशियल एजेंसी करती है, से न्याय के ही उद्देश्यों को पूरा किया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में लिमिटेशंस, पैरोल की क्या सीमाएं हैं, कमियां। तो पहला है भारत में पैरोल लेने की प्रक्रिया बहुत जटिल है। इसमें नौकरशाही की लंबी श्रृंखला से होकर इसको गुजरना पड़ता है। दूसरा है अशिक्षित तथा कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि के कैदी इसके लाभ से वंचित रह जाते हैं। तीसरा है पैरोल आवेदन देने के लिए एक कैदी को बाहर से मदद लेनी पड़ती है, जैसे नातेदारों से और वकीलों से, विशेषज्ञों से। चौथा है पैरोल के ज्यादातर आवेदन तकनीकी आधार पर खारिज कर दिए जाते हैं। पांचवा है पैरोल देने की प्रक्रिया एक ऑब्जेक्टिव प्रक्रिया न होकर एक सब्जेक्टिव प्रक्रिया है, जिसमें पक्षपात की संभावना बनी रहती है। छठा है प्रशासन द्वारा पैरोली पर नजर रखना भी एक सब्जेक्टिव मामला है, जो निरीक्षक के वर्कलोड से काफी हद तक प्रभावित भी होता है। सातवां है पैरोली खुद कई बार पुराने माहौल में लौटकर अपने पुराने दोषपूर्ण संपर्कों को पुनर्जागृत कर लेता है। तो ये 7 कमियां हमने बताई आपको, और भी कुछ कमियां हो सकती हैं। अब आते हैं कुछ हम लोग कंक्लूड करें इसको। उपरोक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि यद्यपि पैरोल व्यवस्था में कुछ प्रक्रियात्मक कमियां हैं, तथापि सैद्धांतिक रूप से यह एक आदर्श व्यवस्था है। प्रारंभ में पैरोल देने का निर्णय लगभग सत्तावादी प्रकृति का होता था, जिसमें कभी जिलाधिकारी, कभी कारागृह महानिरीक्षक तथा कभी जेल सुपरिटेंडेंट एकाधिकार पूर्ण निर्णय लिया करते थे। परंतु वर्तमान में अनेक राज्यों ने पैरोल बोर्ड का गठन कर लिया है, जिसमें लोकतांत्रिक तरीके से पैरोल देने का निर्णय लिया जाता है। इस पैरोल बोर्ड में सामान्यतः कई अधिकारी तथा बाहरी सदस्य होते हैं, जो सिर्फ इंटरनल इनपुट्स के आधार पर ही नहीं बल्कि द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर निर्णय लेते हैं। सामान्यतः पैरोल बोर्ड में एक कारागृह पदाधिकारी, एक पुलिस पदाधिकारी, एक परिवीक्षा अधिकारी, एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक डॉक्टर तथा एक सामाजिक मनोचिकित्सक भी होता है। यह बोर्ड अपना निर्णय सुधारात्मक और उपचारात्मक परिप्रेक्ष्य को प्राथमिकता देते हुए करता है। आज पैरोल व्यवस्था के विस्तारीकरण की आवश्यकता है, ताकि न सिर्फ जेलों में भीड़ को कम किया जा सके बल्कि सुधार तथा पुनर्वास का काम जो है आसान हो सके। स्टूडेंट्स, अब तक हमने आपको पैरोल से के इतिहास, उसकी परिभाषाएं, उसकी प्रक्रिया, उसके गुण दोष से संबंधित समस्त जानकारी आपको दे दी है।
आप सामान्य तौर पर इस प्रश्न को आप यहाँ पर खत्म कर सकते हैं, ये इसको दी एंड कर सकते हैं, लेकिन आपकी जानकारी को थोड़ा सा और रिच करने के लिए मैं कुछ और चीजें शॉर्ट में अब मैं बताऊंगा। तो इसमें खास तौर पर मैं बताऊंगा कि परिवीक्षा जो हमने आपको पहले बता दिया है और पैरोल में क्या मुख्य समानताएं और क्या क्या अंतर है। पहले हम समानता की ही बात करते हैं। पैरोल और प्रोबेशन दोनों व्यवस्थाएं दंड के सुधारवादी चिंतन की उपज है। दोनों में ही दंड के प्राचीन प्रतिशोधात्मक और भयोत्पादक तरीकों और साधनों को नकारा गया है। परिवीक्षा और पैरोल की सुविधा सभी मुजरिमों को सार्वभौमिक तौर पर प्रदान नहीं किया जाता, बल्कि यह कुछ चुने हुए मुजरिमों को, जिनका चरित्र बेहतर होता है, को ही दिया जाता है। तो इस तरह इस एंगल से भी ये दोनों समरूपता दिखाते हैं। इसके साथ ही दोनों ही व्यवस्थाओं में कैदियों को व्यक्तिगत निगरानी में रखा जाता है। साथ ही साथ दोनों व्यवस्थाएं इस बात पर आधारित हैं कि न्यायिक प्रणाली को सिर्फ अपराध केंद्रित न होकर अपराधी केंद्रित भी होना चाहिए। तो ये 4-5 समरूपताओं की हमने बात की। अब हम बात करते हैं विषमरूपताओं की या असमानताओं की। तो पहली असमानता है कि सजा याफ्ता मुजरिम के रूप में पैरोली अपना काफी समय कारागार में बिताता है, जबकि परिवीक्षा में एक कैदी तब तक जेल नहीं भेजा जाता जब तक कि उसने परिवीक्षा की निर्धारित शर्तों को नहीं तोड़ा है। दूसरा, प्रोबेशन पर रिहाई का आदेश न्यायालय द्वारा पारित किया जाता है, जबकि पैरोल दिए जाने का निर्णय पैरोल बोर्ड के द्वारा किया जाता है, जो कि हर सरकार के गृह विभाग द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय समिति होती है। तीसरा, पैरोली को पैरोल अवधि में हिरासत में ही माना जाता है, जबकि प्रोबेशनर को प्रोबेशन के दौरान हिरासत में नहीं मानकर सिर्फ निरीक्षण में माना जाता है। निरीक्षण मतलब ऑब्जर्वेशन। चौथा जो अंतर है कि पैरोल प्रोबेशन की तुलना में उपचार का प्योर साधन नहीं है, क्योंकि इसमें काफी समय तक कैदी को जेल में भी अपना समय गुजारना पड़ता है। पांचवा अंतर है कि प्रोबेशन को दंड का सब्स्टिट्यूट माना जाता है या प्रतिस्थापक, जबकि पैरोल में दंड को सस्पेंड नहीं कर हिरासत में रखा जाता है। पैरोल काल में भी वह हिरासत में ही माना जाता है। छठा है, परिवीक्षा का प्रयोग सामान्यतः कम आयु के अपराधियों को सुधारने के लिए किया जाता है, जबकि पैरोल का प्रयोग सामान्यतः वयस्क और अधिक उम्र के अपराधियों को जेल की निराशा भरे जीवन से थोड़े समय के लिए रिफ्रेश करने के लिए किया जाता है। और आखिरी है, परिवीक्षा अपेक्षाकृत कम संगीन अपराधों के संबंध में प्रयुक्त होता है, जबकि पैरोल का प्रयोग जघन्य अपराधियों के संबंध में भी प्रयुक्त होता है। ये कुल हमने 7 अंतरों की चर्चा की है। यहीं पर एक संदर्भ है, 2 शब्दों से आपको मैं परिचित करा दूं। एक शब्द है फरलो, FURLOUGH। ये शब्द आया था बहुत पहले, जब संजय दत्त को जेल में रखा गया था टाडा कानून के उल्लंघन के लिए, और उनको एक बार फरलो पर भी उनको छोड़ा गया था। पैरोल भी मिली थी, फरलो भी मिला था। तो आखिर पैरोल और फरलो 2 अलग अलग छोड़ने के तरीके हैं, तो क्या अंतर है और फरलो कहते किसको हैं, इसको थोड़ा सा शॉर्ट में हम लोग समझ लेते हैं। भारत में फरलो शब्द का प्रयोग कैदी के उस हक या राइट के लिए किया जाता है जिसमें उसे जेल प्रशासन साल में 14 दिन की अनिवार्य छुट्टी प्रदान करता है। फरलो की अवधि को एक कैदी की सजा की अवधि में ही गिना जाता है, अर्थात छुट्टी लिए जाने के कारण उसकी सजा की कुल अवधि नहीं बढ़ती है, जबकि पैरोल में कई बार ऐसा नहीं होता है। पैरोल में जितना दिन छुट्टी रह पर उसको दिया जाएगा, उसकी सजा की लंबाई उतनी बढ़ जाती है। फरलो की अर्जी को कुछ कैदियों के मामले में स्वीकृत नहीं किया जाता, जैसा कि पैरोल के में मामले में पाया जाता है, जैसे कि हत्या का कैदी जो है, बलात्कार के साथ हत्या का कैदी, सीरियल किलर, देशद्रोही, ये सारे जो लोग होते हैं इनको न फरलो दिया जाता है और ना ही
जो है पैरोल दिया जाता है। फरलो में कैदी के किसी नातेदार को गारंटर भी बनाना पड़ता है, क्योंकि ये लिख के देगा कि वो फरलो की पीरियड में भागेगा नहीं, जबकि पैरोल में इस तरह के कोई गारंटी की जरूरत नहीं पड़ती। और वहां पर वो पैरोली जो होता है वह हाजिरी बनाता है जाकर के पैरोल ऑफिसर के पास या फिर थाने में जाकर के। और इसके अलावा फरलो के अर्जी को किसी खास बैड कंडक्ट के आधार पर या समाज पर कोई खतरा देख करके नामंजूर भी किया जा सकता है। लेकिन जब नामंजूर कर दिया जाता है तो कैदी को यह हक होता है कि वह न्यायालय में जा सकता है और अपने राइट को पूरा करवा सकता है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2008 में एक निर्णय दिया था कि फरलो की अर्जी पर जेल अथॉरिटी को 45 दिन में निर्णय लेना पड़ेगा। मतलब ये कि वो ये नहीं कह सकता है न्यायालय कि उसको फरलो दीजिए, लेकिन उस पर निर्णय लीजिए, यस या नो करिए। और अगर आप नो कहते हैं तो उसके लिए प्रॉपर आप कारण बताइए। इसके साथ साथ जो है फरलो की सैंक्शनिंग अथॉरिटी स्टेट का होम डिपार्टमेंट होता है, जबकि पैरोल का सैंक्शनिंग अथॉरिटी आपको मालूम है कि पैरोल बोर्ड होता है। ये भी होम डिपार्टमेंट का ही एक हाई लेवल कमिटी होता है। फरलो सामान्यतः उन कैदियों के लिए अलाउड है जिन्होंने 5 साल से अधिक की सजा जिनको मिली है और आधी सजा को वो बिता चुका होता है। पैरोल भी लंबी सजा वाले कैदियों के लिए ये दी जाती है, सामान्यतः 7 साल से अधिक सजा वाले कैदियों को। और कभी कभी अपवाद स्वरूप ये कम सजा अवधि वालों को भी दी जाती है। और सामान्यतः 1/3 ये बिता चुके होते हैं जब जेल में, तभी इनको पैरोल की सुविधा दी जाती है। फरलो के लिए किसी विशेष कारण को स्पष्ट नहीं करना पड़ता, वह यूं ही परिवार में कुछ समय गुजारने के लिए फरलो ले सकता है। जबकि पैरोल देने के लिए कुछ न कुछ कारण बताना होता है जो जेल नियमों से मान्य होना चाहिए। और इसके अलावा और भी कुछ समानताएं और अंतर हैं, लेकिन आपको मोटा मोटी समझ में आ गया होगा कि फरलो जो है वह क्या है और यह कैसे पैरोल से थोड़ा डिफरेंट होता है। एक ही मूल अंतर है, याद रखिएगा कि यह हक होता है, यह कैदी का एक हक है, जबकि जो है पैरोल कैदी का हक न होकर के यह स्वीकृति पर आधारित है। ये दिया भी जा सकता है और नहीं भी दिया जा सकता। एक और शब्द है जो थोड़ा थोड़ा कभी कभी आप लोग को परेशान कर सकता है, वो है बेल या जमानत। जमानत किसको कहते हैं? यह भी कैदी को छोड़ने का ही एक रिवाज है। तो याद रखिएगा कि जमानत जो है वह सिर्फ और सिर्फ विचाराधीन कैदियों को, जो ट्रायल पर होते हैं, अंडर ट्रायल जो कैदी होते हैं, उनके लिए ही ये लागू किया जाता है। और यह जो है दिया जाता है सीआरपीसी की धारा 439 के तहत। ये ट्रायल कोर्ट में ये मांगते हैं और फिर इसके मेरिट को देख करके इनको जमानत दी जाती है। जमानत में कुछ सिक्योरिटी बॉन्ड या फिर पर्सनल बॉन्ड भरने की जरूरत पड़ती है, जिसको आमतौर पर जमानत या मुचलका कहा जाता है। और गैर जमानती धाराओं में जमानत और आसान तरीके से दिया जाता है, उसमें कोई जमानत और मुचलका की जरूरत नहीं पड़ती है। और कई बार ट्रायल कोर्ट से जो है निचली अदालत जिसको कहते हैं, वहां से जमानत नहीं मिलने पर ऊपर की अदालत में भी जाने का जो है जरूरत पड़ता है। और जो ऊपर की अदालत है वो सीआरपीसी की धारा 389 के तहत जो है वह सुनवाई कर उसमें जो है जमानत दे सकता है। तो ये कुछ जमानत के कुछ नियम कानून है। ये थोड़ा सा चूंकि ये पैरोल से और फरलो से मैच करता हुआ था टर्म, तो हमने आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्ट कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये जो है ऑडियो कंटेंट के समय खत्म हो रहा है, ये समाप्त करने का समय आ रहा है। तो आप इसको ठीक से पढ़ें, समझें, फिर मैं इस पर आगे जो है क्लास में डिस्कस करूंगा। तो तब तक के लिए जो है ऑल द बेस्ट एंड गुड बाय।